नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज की क्लास में हम लोग पढ़ते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जिसके तहत हमारा जो मेन उद्देश्य है पहले वो मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, माइंड मैप ऑन पेयर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर इक्वेशन मीन्स दो इक्वेशन यहाँ पे होंगी और जो इक्वेशन है वो इक्वेशन भी टू वेरिएबल बेस्ड होंगी। कैसे होंगी, क्या होंगी, वो मैं अभी समझाता हूँ। दूसरा मैंने शब्द यहाँ पे यूज़ किया है कंसिस्टेंसी ऑब्लिक इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कोई भी इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो उसे हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं, और अगर नहीं करता है तो उसे हम इनकंसिस्टेंसी बोलते हैं। इसके तहत हम पेयर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या होती हैं इनको समझेंगे, उनका स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म क्या होता है उसको समझेंगे, एंड पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, जो उन इक्वेशंस के सॉल्यूशन हैं वो क्या पॉसिबल हो सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि सॉल्यूशन आपका यूनिक होगा, सॉल्यूशन आपका जो है इन्फिनाइट होगा, या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके साथ साथ हम लोग कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे ताकि हमें ग्राफिकल एंड एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन पता चल सके, और कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी क्या है वो भी पता कर सकें। ठीक है, तो ये काफ़ी एक वास्ट टॉपिक है, लेकिन आपको एक ग्राफिकल मेथड के थ्रू यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट करने जा रहा हूँ ताकि आप गहराई तक समझ सकें कि टू वेरिएबल इक्वेशंस का सॉल्यूशन हम कैसे निकालते हैं। ओके, सो चलिए बोर्ड पे आइए आप लोग। सो पहला चीज़ है कि पेयर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल क्या होते हैं। ठीक है, सो नॉर्मली टू वेरिएबल का मतलब क्या है। टू वेरिएबल का यहाँ पे जो मतलब है, टू वेरिएबल का मतलब है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, लेट एक वेरिएबल आपका x है, दूसरा आपका y है। ओके, नेक्स्ट है कि ये जो टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसका जो नेचर है वो लीनियर इक्वेशन होगी। कैसी इक्वेशंस होंगी ये? लीनियर इक्वेशन होंगी। सो लीनियर इक्वेशन जो हैं, लीनियर इक्वेशंस का मतलब है कि इनकी जो पार्ट्स हैं, जो डिग्री है वो हमेशा क्या होगी? 1 होगी। सो लीनियर का सेंस है कि जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि लीनियर इक्वेशन जो होती है वो आपने पढ़ा था दैट ax प्लस बी इक्वल टू वाई ऑफ एक्स। सो ये जो लीनियर इक्वेशन है ये 1 वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन है, बट कंडीशन इज कि ये 1 वेरिएबल है। कैसी है ये? 1 वेरिएबल है। ओके, वाइल एज अगर मैं बात करता हूँ टू वेरिएबल की, अगर मैं बात करता हूँ टू वेरिएबल, इसका मतलब ये हुआ कि x और y दोनों ही टर्म एज अ इनपुट ट्रीट किए जाएंगे। कैसे टर्म किए जाएंगे? एज अ इनपुट, एज इनपुट ट्रीट किए जाएंगे। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं इक्वेशन यहाँ पे लिखता हूँ, फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू ax प्लस बी वाई प्लस सी। सो ये जो लिखने का तरीका है जिसके तहत आप देखिए कि एक वेरिएबल आपका x है, दूसरा वेरिएबल y है। सो इस प्रकार की इक्वेशंस को हम क्या कहते हैं? हम इस प्रकार की इक्वेशंस को हम बोलते हैं कि ये टू वेरिएबल इक्वेशंस है। कैसी इक्वेशन है ये? टू वेरिएबल इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये? टू वेरिएबल इक्वेशन है। ओके, सो नॉर्मली टू वेरिएबल इक्वेशंस का जो सेंस है वो नॉर्मली जो होगा जो है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी
equal to 0. So this is the format of two variable equations. So two variable linear equation. Okay. So I hope so कि टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस क्या होती है ये आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है। सो ये जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, टू पेयर इक्वेशन। इसका मतलब यही इक्वेशन जो होंगी वो दो पेयर में होंगी। किस फॉर्म में होंगी, टू पेयर में होंगी। सो अगली स्लाइड में आप लोग आइए। सो टू पेयर का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में इनको नोट डाउन करूं, सो दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड इक्वेशन। लेकिन ये जो इक्वेशन है वो पेयर में है। किस में होगी, अगर ये पेयर में है। सो इट मीन्स दिस इज अ जनरल फॉर्म। दिस इज अ जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। ओके। सो वी कैन से दिस इज अ जनरल फॉर्म। ओके। सो जब मैं बात कर रहा हूँ कि ये इक्वेशन आपकी टू पेयर में है, किसमें है, पेयर ऑफ, जब मैं बात कर रहा हूँ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सो जैसा कि हम समझ चुके हैं कि टू वेरिएबल का मतलब क्या है, लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या है। लेकिन अब हमारे को इक्वेशन जो चाहिए वो ग्रुप में चाहिए। कितनी इक्वेशन चाहिए मुझे, पेयर। सो पेयर का मतलब क्या होता है, सेट ऑफ टू इक्वेशन, सेट ऑफ टू इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, पेयर में बोलते हैं। ओके। सो लेट वी कंसीडर कि जो मेरा सेट है वो दो इक्वेशन जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। लेट पहली जो इक्वेशन है वो a1x है, दूसरा b1y है, तीसरा आपका प्लस c1 इक्वल टू 0 है। ओके। सो दीज आर द इक्वेशंस। सो लेट इस इक्वेशन को हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट दिस इज इक्वेशन 1 और दूसरी जो आपके पास इक्वेशन है लेट उसको कंसीडर कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1 and this is equation number 2. So that will be a2x plus b2y plus c2 equal to 0. So this is equation number 2. okay? यहाँ पर जो आपकी a1 a2 ये जो सभी कोफिशिएंट टर्म और कांस्टेंट टर्म हैं, सो आप लिखिए that here जो आपका a1 कॉमा a2 कॉमा a1 कॉमा b1 कॉमा c1 कॉमा a2 कॉमा b2 कॉमा c2, ये सभी की सभी जो हैं बेसिकली आपके रियल नंबर हैं। क्या हैं ये, रियल नंबर हैं। ओके। सो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया कि लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस में दो वेरिएबल का मतलब क्या है, और अगर वही लीनियर इक्वेशंस अगर पेयर में होंगी तो उसका क्या सेंस है। पेयर का मतलब सेट ऑफ टू इक्वेशंस। सो लेट उन्हीं इक्वेशंस को मैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करता हूँ तो एक को मैंने कंसीडर किया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन को मैंने रिटन डाउन किया है a2x प्लस b2y प्लस c2। दोनों ही इक्वेशन का नेचर आप देखेंगे तो जनरल फॉर्म से बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि आपका जनरल फॉर्म की इक्वेशन क्या थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो आई होप सो दोनों इक्वेशंस में डिफरेंस भी क्या है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर लीनियर इक्वेशन तो ये दोनों ही हैं, लेकिन वन वेरिएबल में क्या इक्वेशन आएगी और टू वेरिएबल में क्या आएगी। सो वन वेरिएबल जो इक्वेशंस होती हैं बेसिकली उसमें केवल एक ही वेरिएबल आता है। ओके। और जो टू वेरिएबल इक्वेशन होती हैं उसमें हमेशा क्या आते हैं, आपके पास में दो टर्म्स आते हैं इक्वेशंस के, है ना। सो यहाँ पे मैंने इस इक्वेशंस को लिखा है और जो कि एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है।
लेकिन जब मैं बात करता हूँ पेयर ऑफ इक्वेशंस की, किसकी बात मैं करता हूँ, पेयर ऑफ इक्वेशन, तो पेयर ऑफ इक्वेशन का मतलब होता है सेट ऑफ टू इक्वेशन। क्या मतलब होता है, सेट ऑफ टू इक्वेशन, जो कि मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। सो पहली इक्वेशन लेट आपकी ये है और दूसरी इक्वेशन आपकी ये है, ठीक है। सो इस वजह से ये इक्वेशन आपकी क्या बन गई हैं, पेयर ऑफ इक्वेशंस बन गई हैं। ओके, आई होप सो ये सारे टर्म क्लियर हो गए हैं। और यहाँ पे जो कांस्टेंट हैं, जिसको मैंने A1 कंसीडर किया हुआ है, सो दीज आर बेसिकली द कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट। सो वो बेसिकली क्या हैं, रियल नंबर्स हैं। ओके, सो मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर का जो उद्देश्य था वो समझ में आ गया, और उसके तहत जो उसका मीनिंग है वो भी समझ में आ गया, और जनरल फॉर्म्स क्या हो सकती हैं, कैसे लिख सकते हैं, ये भी आपको समझ में आ गया। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन की हम लोग बात करने वाले हैं। सो पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन को मैं एक लॉजिक से आपको समझाने की बात करता हूँ, सो ताकि आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएं। ओके, सो उसके लिए मैं बेसिकली क्या करता हूँ, आपके पास में मैं समझाने की कोशिश करता हूँ और एक चार्ट बनाता हूँ। उस चार्ट की मदद से आपको वो लॉजिक में क्लियर कराने की कोशिश करता हूँ। ओके, सो चलिए आप नेक्स्ट स्लाइड में आइए। सो बेसिकली पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, तो सपोज मेरे पास में, मैं इसको 3 केस में लेता हूं और 3 केस की मदद से मैं आपको इस लॉजिक को समझाने की कोशिश करता हूं। ठीक है, सो मेरे पास में केस नंबर 1 है। सो केस नंबर 1 की मैं बात करता हूं। सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। सो जो नेक्स्ट हमारे पास में टॉपिक है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। किसकी बात मैं कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन की। सो possibilities of solution, possibilities of linear equation in two variable, possibilities of pair of linear equation in two variable, in two variable। ओके, ठीक है। सो बेसिकली हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी ऑफ पेयर इक्वेशंस की बात करते हैं। ठीक है, सो इसको, इस चीज़ को मैं आपको केसेस के थ्रू समझाना चाहूँगा। सो वी कंसीडर 3 केसेस। ओके, सो इस चीज़ को मैं 3 केसेस की मदद से आपको समझाना चाहूँगा। ठीक है, 3 केसेस की मदद से मैं समझाना चाहूँगा। सो अभी इसके लिए मेरे पास में मैं फर्स्ट केस लेता हूँ। ठीक है, सो मेरा फर्स्ट केस जो है, अगर मैं फर्स्ट केस की बात करता हूँ, ठीक है, तो फर्स्ट केस में क्या है, लेट मैं एक इक्वेशन कंसीडर करता हूँ आपके पास में 2 इक्वेशन, क्योंकि हमें मैंने पेयर ऑफ इक्वेशन की बात की है। तो लेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन, लेट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो हैं वो क्या हैं, वो हैं, लेट मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि x माइनस 2y इक्वल टू 0। लेट ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर, चलिए, सो पॉसिबिलिटी ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल हम डिस्कस कर रहे थे। सो मैंने केस नंबर 1 लिया, उस केस के तहत मैंने 2 इक्वेशन कंसिडर की। पहली इक्वेशन आपकी है वो क्या थी, x माइनस 2y इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है आपके पास में 3x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सी, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन। ओके, जो कि होती है आपके पास में, क्या होती है कि ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। सो इस पर्टिकुलर इक्वेशन से, इस पर्टिकुलर इक्वेशन को, जो आपकी ये पर्टिकुलर इक्वेशन है, इस इक्वेशन को जब आप कंपेयर करेंगे इन दीज इक्वेशन से, तो आपको कुछ कोफिशिएंट मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे,
कोफिशिएंट मिल जाएंगे. सो दीज आर बेसिकली द कोफिशिएंट, ये आपके कोफिशिएंट है. तो ऑन कंपेयरिंग कोफिशिएंट विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन वी रिसीव a1, ओके, a1, b1 एंड c1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आपको मिल गए. ओके, एंड a2, दिस इज द a2, this is the b2 and this is the c2. okay, so we have written a2, b2 and c2. so these are basically the coefficient. ये क्या है आपके पास में? coefficient है. जब इन coefficient को आप compare करेंगे आपस में, so a1 divided by a2 that is equal to 1 by 3, b1 divided by b2 that is equal to -2 by -4 that is 1 by 2, again c1 c2 that is equal to 0 by -20 that is equal to 0. So from this you will consider, look that there is no relation among the ratios. So we can say कि a1 comma a2 is not equal to b1 comma b2 is not equal to c1 c2. It means what? It has some sense. So there are two type of sense. One is the graphical representation and another one is the algebraic representation. Okay, so the meaning of this particular condition is, means if you talk graphically, it means they intersecting, both equations are intersecting. okay, at some point, किसी न किसी पॉइंट पे ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्ट करेंगे. ओके, सो द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्टिंग मीन्स दे विल कट ईच अदर. ओके, बोथ इक्वेशन विल कट ईच अदर, दोनों इक्वेशन एक दूसरे को क्या करेंगे? कट करेंगे. पेयर ऑफ इक्वेशन विल कट ईच अदर. ओके, वाइल जो एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन है, दैट मीन इज बेसिकली दैट इक्वेशन एग्जिस्ट सॉल्यूशन. ओके, इट मीन्स एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, exactly one solution or unique solution it have. Okay, so the algebraic meaning of this condition is basically either exactly one solution or unique solution. Okay, so we can say that it means solution exist. किसका solution exist करता है? pair of linear equations का, जिसे हम system कहते हैं. so pair of linear equation means system. Okay, so system is consistent, means solution exists. Okay, and the solution will be either unique, either it will have many solutions. so I hope so आपको पहला केस समझ में आ गया होगा कि अगर मैं दो इक्वेशंस को लेता हूँ और उन इक्वेशंस को अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करता हूँ और उनके रेशियोज़ को भी मैं अगर कंपेयर करता हूँ, उन रेशियोज़ की मदद से हम कंडीशन को डेवलप कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर जो कंडीशन है आपकी वर्क करती है या नहीं करती है. ओके, सो नेक्स्ट हम आते हैं दूसरी कंडीशंस पे, दूसरी केस स्टडी को लेते हैं. ओके, सो दूसरा केस क्या है? सपोज चलिए अब हम दूसरे केस पे बात करते हैं. सो केस नंबर 2 अगर मैं लेता हूँ, केस नंबर 2 की मैं बात करता हूँ. सो केस नंबर 2 में लेट वी कंसीडर कि हमारे पास जो इक्वेशंस हैं, सो लेट टेक टू इक्वेशंस, लेट वी टेक टू इक्वेशंस. ओके, हम लोग दो इक्वेशंस लेते हैं और वो जो दो इक्वेशंस हैं आपके पास में, वो लेट कंसीडर दीज टू इक्वेशंस. टू एक्स प्लस 3y minus, this is y minus 9 equal to 0, that is equation number again 3. Okay, next equation is 4x plus 6y minus 18 equal to 0. So this is equation number 4. If you do same process, means first of all take out the coefficient from equation number 3. so on comparing with the standard equation, so on comparing equation 3 comma 4, equation number 3 and equation number 4 with standard equation, with
स्टैंडर्ड इक्वेशन. ओके, सो विद स्टैंडर्ड इक्वेशन जो कि ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूँ. ओके, सो स्टैंडर्ड इक्वेशन का सेंस आपका किससे है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0. so that is equal to 0. ओके, सो नीचे आइए और देखते हैं क्या होता है. सो ऑलरेडी मेरे पास जो इक्वेशंस हैं, यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ a1 की वैल्यू आपके पास में 2 है, एंड b1 कॉमा b1 की वैल्यू आपके पास में 3 है, कॉमा c1 की वैल्यू आपके पास में -9 है. सिमिलरली a2 आपके पास में 4 है, कॉमा b2 आपके पास में 6 है, कॉमा c2 आपके पास में -18 है. ओके, सो ये अभी आपके कोफिशिएंट आ गए. इन कोफिशिएंट की मदद से आप रेशियो निकाल सकते हैं. सो रेशियो विल बी that is a1 divided by a2, that is equal to 2 by 4, that is equal to 1 by 2. Okay, simply b1 upon b2, that is equal to 3 by 6 equal to again 1 by 2. Simply c1 c2 का रेशियो, so that is equal to -9 divided by -18, again that is equal to 19. So as you look, the coefficient, these particular coefficient, the output of the coefficient, the ratio is same. So we can say, so we can conclude some result. Okay, so from here, so from this particular expression, so from particular expression, condition will be that, so we can say that a1 and a2 is equal to b1 upon b2, that is equal to c1 upon c2. Okay, so this is the particular condition comes from on comparing the ratios of coefficient of the equations. Okay, so what is the mean of this particular condition? So these particular conditions again have two sense. One is the graphical sense, it has two sense. One is the graphical meaning, graphical sense or meaning, graphical interpretation, and next one is basically the interpretation means sense, interpretation means meaning. Okay, next one is basically the algebraic. Okay, algebraic interpretation. ओके, सो दोनों का मतलब क्या है? सो एल्जेब्रिक अगर इंटरप्रिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका मतलब होता है कि इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट. इट मीन्स इनफिनाइट so infinitely many solution
सॉल्यूशन। ओके, कि पर्टिकुलर जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, उनके बहुत सारे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। ओके, इसका मतलब ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ये इक्वेशन एक दूसरे पे क्या करेंगे, कॉन्सिडेंट करेंगे। क्या करेंगे, एक दूसरे पे कॉन्सिडेंट, इट मीन्स ओवरलैप करेंगे। सो इट मीन्स दैट द इक्वेशंस, द लाइन्स, इट मीन्स the lines are basically the coincident. So coincident. So coincident means overlap. Coincident. So coincidence lines. So coincidence lines means overlapping. Basically lines will overlap. Means overlap. Overlap. So overlap means अगर एक लाइन आपकी ये है, सो दूसरी लाइन भी क्या होगी, यही दूसरी लाइन भी होगी, तो वो दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या करेंगे, ओवरलैप कर जाएंगे। सो दोनों लाइन एक दूसरे पे क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अगर ये इक्वेशन नंबर 1 है तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। ओके, सो कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है। तो कंडीशन क्या होगी कि अगर ये रेशियो सेम हो जाते हैं, सो लाइन्स कोइंसिडेंट होंगे। ये इसका क्या है, ग्राफिकल सेंस है। और जो एल्जेब्रिक सम है उसका मतलब है कि ये लाइन का इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। ओके, आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। नहीं तो मैं अभी आपको ग्राफिकली कुछ रियल क्वेश्चंस जब सॉल्व करूँगा तो मैं इनको फिर से आपको समझाऊंगा। सो दिस इज द कंक्लूजन। सो इट मीन्स इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट, तो इट मीन्स इट आल्सो, दिस इक्वेशन इज आल्सो कंसिस्टेंट। ओके, सो वी कैन से, hence we can say system is consistent. System is consistent. Consistent. Okay, so what is the meaning of system consistent? I hope so you get it. means solution है, अगर solution exist करता है तो वो system हमेशा consistent होगा। ओके, ग्रेट। सो अब मैं केस नंबर 3 आपके सामने एक इक्वेशन के थ्रू समझाता हूँ, पेयर ऑफ इक्वेशन के थ्रू। सो कम टू द केस नंबर 3। सो आइए केस नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं। केस नंबर 3 की अब हम लोग बात करते हैं। ओके, सो केस नंबर 3 को समझने के लिए अगेन वी नीडेड 2 इक्वेशन। सो लेट set of equation, let set of equation वन इक्वेशंस को हम लोग कंसीडर करते हैं। लेट सेट ऑफ इक्वेशंस, दे आर बेसिकली दी x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन है आपके पास में, लेट कंसीडर दिस इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6। ओके, सो दैट नेक्स्ट इक्वेशन इज 2x plus 4y minus 12, that is equal to 0, and that is equation number 6. Okay, so we have equation number 5 and 6. So again comparing equation number 5, so again so now comparing with the standard equation with general form or standard equation, ओके। सो अगर आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हैं, सो फिर से आपके पास में डाटा आएगा और a1 की वैल्यू आपके पास 1 है, b1 की वैल्यू आपके पास में 2 है एंड c1 की वैल्यू आपके पास -4 है। ओके, सिंपली a2 की जो वैल्यू है आपके पास में 2 है, b2 की वैल्यू आपके पास में 4 है एंड c2 की वैल्यू आपके पास में -12 है। ओके,
सो नेक्स्ट हम क्या करते थे, हम नेक्स्ट रेशियो लेते थे. सो टेकिंग रेशियो, सो टेकिंग रेशियो ऑफ कोफिशिएंट, ओके. सो आप कोफिशिएंट को कंपेयर जब करेंगे, सो a1 डिवाइड बाय a2 दैट इज इक्वल टू 1/2. अगेन that is a b1 upon b2, that is a 2/4, again 1/2, and c1 upon c2, and c1 upon c2 that is equal to -4 by -12, that is equal to 1/3. 4 3 12, so 1/3. So if you conclude this condition and this condition, so if you conclude this condition, so the condition will develop that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. ओके. सो अगर ये इक्वेशन आपके सामने डेवलप होती है, ठीक है, सो इस इक्वेशन का मतलब क्या हुआ, अगर ये इक्वेशन आपके सामने डेवलप होता है तो इसका भी कुछ ना कुछ सेंस होगा, कुछ ना कुछ मीनिंग होगा, ठीक है. सो सेंस और मीनिंग क्या है वो हम लोग समझते हैं कि इसका ग्राफिकल सेंस क्या हो सकता है, इसका ग्राफिकल मीनिंग क्या होगा. ओके. सो अगेन इट हैव टू कंसेप्ट, एक आपका ग्राफिकल कंसेप्ट है और दूसरा आपका क्या है, एल्जेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू है. सो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग देखते हैं. सो ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पॉइंट ऑफ views, point of view and algebraic, and next is algebraic. Algebraic point of view, okay. So the thing is, the graphical point of view means the lines are parallel. If this condition exists, it means they have the parallel lines, they have the parallel lines, okay. If they are parallel, it means they never intersect. If they are parallel, it means never intersect, it means never intersect. If they never intersect, it means no solution. It means if no solution, it means inconsistent. No solution means inconsistent. The system is inconsistent. ओके. सो आई होप सो आपको ये सभी पॉइंट्स समझ में आ गए होंगे. अगर मैं इनको कलेक्टिवली आपके सामने एक इन्फॉर्मेशन दूं, अगर मैं कलेक्टिवली इन सभी का एक मैं इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूं, तो मैं आपके पास में एक चार्ट बना देता हूं और उस चार्ट की मदद से आप समझ सकते हैं. सो उस चार्ट के तहत मैं कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं. सो ऑन कंबाइनिंग ऑल द कंसेप्ट, so on the basis of all cases, that is a case number 1, 2, 3, सभी केस को अगर कंक्लूड करते हैं, सो मैं पहले बात कर रहा हूँ पेयर ऑफ इक्वेशंस की. सो पेयर ऑफ इक्वेशन,
ओके, मैं यहाँ पे पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात करता हूँ। यहाँ पर मैं बात करता हूँ कंपेयरिंग रेशियो की। कंपेयर रेशियो, और यहाँ पे मैं बात करता हूँ ग्राफिकल सेंस की, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, एंड नेक्स्ट आपके पास में है एल्जेब्रिक। ओके, और नेक्स्ट है आपके पास में कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी। द कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी। ओके, सो पहली क्वेश्चन जो आपके पास में फर्स्ट केस था, सो केस यहाँ पे मैं केस डिस्कस करता हूँ आपके पास में। नेक्स्ट आपका यहाँ पे क्या था, केस। सो दीज आर द केसेस। सो केस नंबर 1 आपके पास में था, जिसमें आपने इक्वेशंस पढ़ी x माइनस 2y इक्वल टू 0। दूसरा आपने पढ़ा 3x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। आपने कंपेयर किया तो आपको कंडीशन मिली दैट a1 एंड a2 is not equal to b1 b2 is not equal to c1 c2। ओके, जिसका मतलब ये था कि इंटरसेक्ट लाइंस, ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट। ओके, इंटरसेक्ट लाइंस हैं। ओके, जिसका मतलब था कि ये यूनिक सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। ओके, इट मीन्स कंसिस्टेंट, ओके। सो आई होप सो ये पूरा लॉजिक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं कुछ अलग नहीं बता रहा हूँ, मैं जो केसेस मैंने डिस्कस किए हैं उन्हीं केसेस को मैं कलेक्टिवली यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट आपके पास में केस नंबर 2 है। सो केस नंबर 2 में क्या था आपके पास में, इक्वेशन नंबर 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0 था। दूसरी इक्वेशन आपके पास में थी 4x प्लस 6y, ओके, माइनस 18 इक्वल टू 0 था। सो इस केस में भी आपके पास में इक्वेशन थी a1 a2 इज नॉट a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। ओके बॉस, c1 c2। सो द मीनिंग ऑफ दिस इज कि दे आर कोइंसिडेंट। सो मीनिंग ऑफ दिस वन, दे आर द कोइंसिडेंट लाइन्स हैं। ओके, सो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब कि इन्फिनिट सॉल्यूशन है, इन्फिनाइट सॉल्यूशन है। क्या है ये, इन्फिनाइट, इन्फिनिटली सॉल्यूशंस हैं। अगेन आपका जो सिस्टम है, ये सिस्टम आपका क्या है, कंसिस्टेंट है। ओके, नेक्स्ट हमने केस नंबर 3 डिस्कस किया था, और केस नंबर 3 में आपके पास में क्या था, केस नंबर 3 में आपके पास इक्वेशंस थी। क्या इक्वेशन थी आपके पास में, दैट इज x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सो दिस इज योर केस नंबर 2। ओके,
and this is the case number 1, and these are basically the properties. ओके, सो पहली इक्वेशन जो थी आपके पास में, नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास में थी 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0. सो इसका जो केस था वो था a1 डिवाइडेड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइडेड बाय b2 इज नॉट इक्वल टू c1 डिवाइडेड बाय c2. सो इट मीन्स they have parallel, it means they have parallel lines. Okay, so if the equations are parallel, it means they will never intersect. If never intersect means no solution. So system is inconsistent. Okay, so this is the conclusion of all the cases. Earlier I have discussed that the particular equations are consistent or non consistent. So I hope so आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी. ठीक है, सो एल्जेब्रिक जो मेथड होता है, वो एल्जेब्रिक जो मेथड है वो क्या है, किस लिए यूज़ होता है? वो एल्जेब्रिक मेथड यूज़ किया जाता है टू सॉल्व दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन मेथड का इस्तेमाल करते हैं. तो ये मेथड 3 होते हैं. पहले मेथड को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरे को बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, और तीसरे को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. ओके, सो सबसे पहले मैं मेथड जो आपका है जिसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड कर देते हैं, इस मेथड को मैं सबसे पहले डिस्कस करूँगा. ओके, सो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को. ठीक है, सो नीचे आइए. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड को डिस्कस करने के लिए हमने एक केस लिया है. दिस इज अ केस स्टडी. सो केस नंबर 1 आपने लिया है. सो इस केस नंबर 1 में आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड का क्या होता है, इसका मतलब होता है सॉल्व एनी इक्वेशन फॉर वन वेरिएबल एंड पुट द वैल्यू ऑफ इन अदर इक्वेशन. सपोज आपने पहला x के लिए या y के लिए आपने सॉल्व किया. सपोज आपने y की वैल्यू निकाली है. सो y की वैल्यू को सॉल्व करना है एंड इसको पुट करना है, इसकी वैल्यू को पुट करना है. पुट द वैल्यू इन अदर इक्वेशन, and solve. So this is the meaning of basically the substitution. Substitution का ये मतलब होता है. चलिए यहाँ पे हमने इक्वेशंस ली हैं. इन इक्वेशंस को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ओके, सो आइए, सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपके पास में 2 इक्वेशंस हैं. पहली इक्वेशन है आपके पास में 7x माइनस 15y इक्वल टू 2. दूसरी इक्वेशन है आपके पास में x प्लस 2y इक्वल टू 3. ठीक है, सो अब हम इनको सॉल्व करते हैं. सो सॉल्यूशन. सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर, मैं इक्वेशन नंबर 2 से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 मैं इक्वेशन नंबर 2 को ले रहा हूँ और इसकी मदद से मैं वैल्यू निकालूंगा x की. सो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2y. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, और इस एक वैल्यू ऑफ x को मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा. ठीक है, किस में? इक्वेशन नंबर 1 के.
So this is the this is the value of this is the value of x. Okay. Now substitute the above value in equation number 1, value of x in equation 1. ओके, आप इक्वेशन 1 में इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप क्या करेंगे, पुट करेंगे. सो चलिए पुट कीजिए. सो आपके पास में क्या है, 7, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, 3 माइनस 2y अगेन माइनस 15y इक्वल टू 2. सो सॉल्व फर्दर. सो दैट विल बी 21 माइनस 14y माइनस that is 15y minus 15y equal to 2. Okay. So again when you further solve this one, so minus 21 को आप उधर शिफ्ट कर दीजिए. So that will be 29, that will be 29. So माइनस 1 को उधर आप शिफ्ट करेंगे, that is minus 29y is equal to 2 minus 21. Okay. So further minus 29y equal to minus का 19. Okay. So y equal to minus, so y equal to minus 19 divided by minus का 29. So when you solve this, so that is equal to 19 by 29. Okay. And this value will be not cancel out, this value will be not further solve out. So finally we can say the value of y is, so we can say the y equal to 19 upon 29. ओके. सो अब इस वैल्यू को, आप पर्टिकुलर वैल्यू को आप पुट कर दीजिए अगेन. सो पुट द वैल्यू. सो नाउ फ्रॉम x इक्वल टू 3 माइनस 2y that is equal to x equal to 3 minus 2 into 19 upon 29. Then finally you got the value x equal to 3 minus, that is equal to 19 into 2 19 into 2 38 upon 29. Further you will solve, you got the 49 by 29. Okay. So finally you got the value of x. So finally x equal to 49 upon 29. Okay. So hence we can say, so hence x equal to 49 upon 29 comma y equal to 29 upon 29. Okay. So this is the answer. So this is basically the answer or solution of given equation, of given equations. आई होप सो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ में आ गया होगा. चलिए हम फिर से देखते हैं कि यहाँ पे हमने क्या किया है. सो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो एक अलजेब्रा का ही मेथड होता है,
पेयर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमने दो इक्वेशंस ली हुई हैं, उन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से आप किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से मैंने y की वैल्यू निकाली है जो कि 3 - 2y है, और इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैंने दूसरी इक्वेशन में पुट कर दिया है, जो कि इस केस में इक्वेशन नंबर 2 से मैंने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू को पुट किया हुआ है। फिर मैंने नेक्स्ट वेरिएबल के लिए अननोन वेरिएबल को सॉल्व किया है, जिसकी वैल्यू मेरे पास में 19/29 आई है, और फिर इस पर्टिकुलर वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर जो आपके पास में इक्वेशन अननोन इक्वेशन जो आपने वेरिएबल की वैल्यू निकाली थी किसी एक इक्वेशन के लिए, उसमें आपने इसको पुट कर देना है, तो आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू भी निकल जाएगी। सो इस पर्टिकुलर मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। चलिए दूसरे मेथड को हम लोग बात करने वाले हैं। दूसरा जो मेथड है आपके पास में, उस मेथड को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस मेथड को? चलिए, सो दूसरा हमारे पास में मेथड क्या है? दूसरा जो केस है हमारे पास में, केस नंबर 2, केस नंबर 2, इस केस के तहत बेसिकली हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे हम लोग? एलिमिनेशन। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड्स को पढ़ेंगे हम लोग। ओके, सो एलिमिनेशन मेथड क्या होते हैं? इसमें हम लोग क्या करते हैं? चलिए हम इक्वेशंस को लेके सॉल्व करते हैं। तो सपोज मेरे पास में एक इक्वेशन है, एग्जाम्पल मैं लेता हूँ और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो सॉल्व x + 3y = 6। लेट इस इक्वेशन को मैं कंसिडर कर लेता हूँ इक्वेशन नंबर 3। दूसरी आपके पास जो इक्वेशन है वो इक्वेशन है आपके पास में 2x + 3y = 12। = 12. Okay, so that is equation number 4. So if you subtract these particular equations, so if you subtract these particular equations, so if you subtract, so on solving equation number, on subtracting equation 4 minus equation 3, okay, then your equation will be, अगर आप इस इक्वेशन को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से, so your equation will be, that will be x = 6. okay, x will be 6, and if you put this particular value in any equations, then your value will be, and put now put the value of x
in equation number 3, in equation number 3. So 6 plus 3y equal to 6. So 3y equal to 6 minus 6, that is equal to 0. So y equal to 0 divided by 3, that means 0. ओके, सो इस मैथोलॉजी के थ्रू आपने वैल्यू निकाली. सो फाइनली यू गेट y इक्वल टू 0. ओके, एंड हियर यू गेट द वैल्यू ऑफ x. So you get the value of x, you get the value of y. So hence, so x equal to 6, comma y equal to 0. So this particular methodology is known as elimination method, where we can either by adding, by the subtracting, we can solve this particular problem. So देखिए एक बार अगेन फिर हम लोग देखते हैं यहाँ पे हमने क्या किया है. यहाँ पे हमने दो इक्वेशंस ली हैं और इक्वेशन मैंने इनको 3 और 4 में कंसिडर किया हुआ है. ठीक है, इक्वेशन नंबर 4 जो है वो एक लार्जर कोफिशिएंट या लार्जर वैल्यू रखती है, इसलिए हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 4 में से हमने इक्वेशन नंबर 3 को माइनस किया हुआ है. सो यहाँ से 3y और 3y कैंसिल आउट हो जाएंगे और 2x में से x जब आप माइनस करेंगे तो आपको x मिलेगा. 12 में से आप 6 को माइनस करेंगे तो आपको 6 मिलेगा. ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में x की वैल्यू आ गई. अब x की वैल्यू को आपने अगेन इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दिया है और फिर उसे सॉल्व किया है तो y की वैल्यू आपके पास में आ गई है. सो इस तरीके से x और y दोनों की वैल्यू आपके पास में आ गई है. सो इस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड टू सॉल्व दी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. जो केस नंबर 3 है आपके पास में, नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, केस नंबर 3. सो केस नंबर 3 जिसे हम बोलते हैं क्रॉस मेथड. ओके, चलिए हम केस नंबर 3 की स्टडी करते हैं जिसका नाम है दैट इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो इस मेथड को समझने के लिए फिर से मैं आपके सामने दो इक्वेशंस कंसीडर करता हूँ. लेट मेरे पास दो इक्वेशंस हैं. एग्जाम्पल मैं एक लेके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ. सो एग्जाम्पल आपके सामने लेता हूँ. सॉल्व 2x प्लस 3y माइनस 46 इक्वल टू 0. दूसरी इक्वेशन है आपके पास में 3x प्लस 5y माइनस 74 इक्वल टू 0. So this is equation number 5 and this is equation number 6 again. Okay, so क्रॉस मल्टीप्लिकेशन निकालने के लिए आपको एक टेबुलेशन फॉर्म में डाटा लिखना होता है. ठीक है, सो सॉल्यूशन करते हैं हम लोग इसका. सो सॉल्यूशन, ओके, सो सॉल्यूशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आप लिखेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और डाटा को आप उसी फॉर्मेट में नोट डाउन करेंगे. तो एक्स वाई और 1 आप इसको मेंशन करेंगे. ठीक है, और उसके नीचे आप रिस्पेक्टिव कोफिशिएंट को आप मेंशन करेंगे. सो आपका पहला जो कोफिशिएंट है, आप कोफिशिएंट स्टार्ट करेंगे सेकंड से, b1 से. सो यहाँ से आप जब कोफिशिएंट लेंगे तो b का कोफिशिएंट क्या है आपके पास में, b1 इज़ 3. ओके, सो यहाँ पे वैल्यू आप लेंगे 3. नेक्स्ट होगी आपके पास में माइनस 46. नेक्स्ट आपके पास में वैल्यू क्या है 5. नेक्स्ट आपके पास में है माइनस 74.
4। ओके, नेक्स्ट आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके पास में 2 एंड 3। नेक्स्ट आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 3 एंड 5, 3 एंड 5। ओके, तो सबसे पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, इस वैल्यू को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इस वैल्यू को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सिंपली इसी तरीके से आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, ठीक है। सो नीचे हम लोग इस वैल्यू को लिखते हैं। सो ठीक है, सो फाइनली यू गेट देन x इक्वल टू आपके पास जो डाटा आ जाएगा वो आ जाएगा 3 माइनस 74 माइनस 5 माइनस 46। ओके, दैट इज इक्वल टू y अपॉन 3 माइनस 46 माइनस 2 माइनस 74, that is equal to 1 upon 2 into 5, 2 into 5 minus 3 into 3. Okay, so now you can solve this particular expression. So finally you will get that x upon minus 22 plus 230. Okay, again y equal to y upon minus 138 plus 148, that is equal to 1 by 10 minus 9. Okay, so on further solving, so on simplification finally you get 8 x by 8 equal to y by 10 equal to 1. So finally you get this particular expression. So from here you get this particular expression. Okay, so on the comparison, so that means if x by 10 x by 8, pardon me, that is x by 8, that is x by 8. So x by 8 equal to 1, so x equal to 8. Okay, simply if y by 10 equal to 1, so y equal to 10. So this particular methodology is known as basically the known as cross matching. So hence x equal to 8 comma y equal to 10. So these are the solution of the given expression. Okay, so this is your answer by the क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, हमने इक्वेशंस लिखी, उन इक्वेशंस को हमने इस फॉर्मेट में लिखा जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फॉर्मेट। सो इस फॉर्मेट में हमने क्या किया,
हमने कोफिशिएंट ऑफ नोट डाउन किए, हमने कोफिशिएंट लिखे। सो फॉर्मूला क्या होता है इसका, मैथोलॉजी क्या थी। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू जो है बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ B1 है और ये आपका B2 है, ये आपका C1 है और ये आपका C2 है, C2 की वैल्यू है। अगेन यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यू है ये A1 है और ये आपका A2 है। इसी तरह से ये आपका B1 है और ये आपका B2 है, ठीक है। सो x अपॉन आपका जो फॉर्मूला बना है वो क्या बना है, x अपॉन B1 C2, सो दैट इज अ B1 C2 माइनस C1 माइनस B2 C2, ओके। सिंपली यहाँ पर आपने क्या देखा है, आपने यहाँ पे देखा है दैट A2 के साथ में C1 है माइनस A1 के साथ में C2 है। सिंपली आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे देखा A1 के साथ B2 है माइनस B1 के साथ A2 है, ओके। सो B1 मल्टीप्लाई विद B1 के साथ में यहाँ पे क्या है A2 है, ओके। सो सिंपली इसको हमने सॉल्व कर लिया, हमने इन वैल्यूज़ को सॉल्व कर लिया। सो सॉल्व करने के बाद में आपके पास में ये पर्टिकुलर वैल्यू आ गया, उससे हमें ये एक्सप्रेशन आ गया और हमने फिर कंपेयर कर लिया और उसको हमने फर्दर सॉल्व कर लिया, तो x और y की वैल्यू आ गई। सो इस पर्टिकुलर मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बोलते हैं, ठीक है। सो सबसे ऊपर आइए, एल्जेब्रिक मेथड को भी सीख लिया है, ठीक है। एल्जेब्रिक मेथड हमने सीख लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन चलिए हम देखते हैं। चलिए, सो जैसा कि हमने आपको बताया था यहाँ पे, सो इन इक्वेशंस को ग्राफिकली हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। सो मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे बताऊँगा कि ग्राफिकल्स में भी सेम यही केस निकलेंगे, ठीक है। सो ग्राफिकल रिप्रेजेंट करने के लिए सपोज चलिए ग्राफिकल मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है। सो आई होप सो यू एंजॉय द क्लास, and if you like and enjoy the class, so please subscribe us, support us, so that we further make such kind of videos for you guys. Thank you so much for this wonderful